Hi everyone, welcome to my channel. UPSC is easy. I know in the last video I told you that this is the last video for socio-cultural reform movements, that is your chapter 9 from Spectrum, but that was the last video in terms of your prelims syllabus, and this video is focused on the impact or the significance of the reform movements. So more or less this will deal with your means answer writing so that your concepts are clear as to what happened, what were the impacts, what were the positive or the negative impacts or significance of the reform movements. This is going to be a chill video because there is nothing to learn. You just have to understand so that you have a better perspective, so that when we move on to the next chapter you have a perspective of the time and how the times were conducive enough for social reform movements to have happened, and what were the demands, what were the greater demands that were put forward by different organizations from here on. Okay, so first of all we'll deal with the positive aspects of the social reform movements. Yeah, you have to remember that there was a liberation of an individual from conformity born out of fear and from uncritical submission to exploitation by priests. What does it mean? एक इंडिविजुअल का लिबरेशन हुआ एक कंफॉर्मिटी से, या फिर एक फियर सिस्टम से, या फिर उससे कि उसको बिना क्रिटिक किए कोई भी चीज़ को बिना बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे अंधा किसी चीज़ को फॉलो करना, उस चीज़ से आज़ादी यहाँ पे मिल रही है इंडिविजुअल को, क्योंकि ये रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है ये एक इंटेलेक्चुअल बेसिस पे मेड है, वो एक रैशनैलिटी पे मेड है. वी हैड स्टडीड इन आ प्रीवियस वीडियोज़ कि कैसे यूनिवर्सलिज्म, रैशनैलिटी, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पर, राइट. तो ये अनक्रिटिकल सबमिशन जो था इसको अब मना किया जा रहा है सोसाइटी में. बोला जा रहा है कि आप रैशनैलिटी फॉलो कीजिए, रैशनल व्यू रखिए, साइंटिफिक व्यू रखिए, राइट. तो एक इंडिविजुअल को आज़ादी है अपना दिमाग लगाने के लिए. तो लिबरेशन of an individual from conformity born out of fear and from uncritical submission to exploitation by priests and others. Exploitation from not all priests, obviously there are certain sections in every society there are that are really good, and there are certain sections that are really exploitative in nature. तो जो प्रीस्ट जो एक्सप्लॉयटेटिव थे उनकी यहाँ पे बात हो रही है, राइट. ये आप पूरी एक कास्ट को नहीं बोल सकते हैं, बट जो सर्टन सेक्शन थे जो एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर थे उनकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, नॉट द गुड वंस. ओके, ये कोई भी कहीं पे भी आप प्लीज़ वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी थिंग, प्लीज़ हैव अ वेरी ब्रॉड व्यू अबाउट थिंग्स. डो नॉट यूज इट एज ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स. ओके, next we come to translation of texts into vernacular languages. Vernacular languages मतलब आप समझिए अपनी खुद की languages जो भी थी उनमें changes होने लगे. जो हमारे इंडियन कल्चर की लैंग्वेज, जो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं उनमें डिफरेंट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया गया. अब अगर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट किया जा रहा है और संस्कृत के अलावा भी बाकी लैंग्वेजेस हैं, तो आपको एक टाइम पता होगा जब संस्कृत वॉज मोनोपोली ऑफ सर्टन हायर कास्ट ऑफ द कंट्री. तो वही रीड कर पाते थे, वही समझ पाते थे, बाकी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को समझ ही नहीं आता था कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है. तो अब जब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो जाता है तो इंसान अपने जो स्क्रिप्चर्स है, जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनका खुद का इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं. अब आपको किसी को आके बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है. आप खुद रीड करेंगे एंड यू विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसमें क्या लिखा है और मेरे लिए सही बैठता है मेरी ज़िंदगी में, राइट. तो यहाँ पे एक चीज़ और हो जाती है. सेकेंड इज़ एम्फोसिस ऑन ह्यूमन इंटेलेक्ट. जैसे मैंने बताया कि रैशनैलिटी है, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी स्क्रिप्चर में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो आज के हिसाब से हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मॉडर्न सोसाइटी में उसे कैसे उसका इस्तेमाल हो सकता है, कैसे उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, कोई भी चीज़ को मुझे ब्लाइंडली फॉलो करना है या नहीं. चैप्टर 8 के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में कि वो एक सोशल यूटिलिटी की बात करते थे, राइट. सोशल यूटिलिटी मतलब कोई भी जो आपकी एक्टिविटी है, कोई भी जो आपका रिचुअल है, या फिर कोई भी आपका जो तरीका है जो चला आ रहा है बहुत टाइम से कि ये करना है, उसकी सोशल यूटिलिटी क्या है, राइट. उन्होंने सोशल यूटिलिटी सती पे अप्लाई की, उसको बताया गया कि सती इज़
not a good practice. It was never written in any of our scriptures. And later फिर सती को मर्डर कंसिडर किया गया, राइट. उसके बाद वी कम टू गेव राइजिंग मिडिल क्लासेस द मच नीडेड कल्चरल रूट्स टू क्लिंग ऑन टू एंड डिक्रीज द ह्यूमिलिएशन. अब आप एक डिक्रीज द किस ह्यूमिलिएशन की बात हो रही है? जब ब्रिटिश केम टू इंडिया, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ. एक तरीका बताया गया कि ये तरीका है, ये सोफिस्टिकेशन, यू हैव टू फॉलो दिस, राइट, एंड वट एवर द इंडियंस वर डूइंग इज़ वे बिलो. ये जताया गया, राइट, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ, बट ये जताया गया. तो एक ह्यूमिलिएशन फील होता है इंसान को, अपनी ही कल्चर में इन्फीरियोरिटी फील होती है. तो उस ह्यूमिलिएशन की बात हो रही है. लेकिन यहाँ पर जब ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आए, तो जो मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड क्लास है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइट, उनको एक कल्चरल रूट से, अपने ही जो कल्चर है उसमें प्राइड लेने का मौका मिला. अपने ही जो कल्चर है, उसकी ग्लोरी है, उसको उसकी उसके ऊपर प्राउड फील करने का मौका मिला, राइट. और जो उनकी ह्यूमिलिएशन थी वो काफ़ी कम हुई, राइट. नाउ वी कम टू स्पेशल नीड्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स. मॉडर्नाइजेशन रादर देन वेस्टर्नाइजेशन. यहाँ पे एक क्लियर डिस्टिंक्शन होता है कि हमारा पास्ट काफ़ी अच्छा है, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बट हमें टोटली वेस्टर्नाइज होने की ज़रूरत नहीं है. हमें मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत है. जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उनको हटाया जाए, मॉडर्न टाइम्स के साथ थोड़ा बदला जाए. टोटली वेस्टर्नाइज होने की ज़रूरत नहीं है, मॉडर्न होइए. और जो आज की नीड्स है उस हिसाब से हमें अब काम करना है. ये एक और इम्पैक्ट था सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स का, राइट. एंडेड इंडियाज़ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ऑफकोर्स अब आप देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय की राइटिंग्स या किसी की भी कोई भी रिफॉर्मिस्ट की राइटिंग्स एंड एक्सेट्रा आइडियोलॉजीज जो है अब प्रोपगेट होने वाली है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो वर्ल्ड है, जो इंडिया को एक प्रिज्म से देखता था, एक अलग स्पेक्ट्रम से देखता था, अब उसे पता चलने वाला है कि इंडिया में भी एक्चुअली में हाउ पीपल एक्चुअली थिंक, इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल सेक्शंस है उनका क्या ओपिनियन है. तो वो अब दुनिया को पता चलने वाला था कि इंडिया की कल्चर एक्चुअली में क्या है, इंडिया क्या एक स्टैग्नेंट सिविलाइजेशन है, इंडिया की रिच हिस्ट्री क्या थी, और इंटेलेक्चुअल्स अभी इंडिया में क्या सोच रहे हैं. ओके. Revival of native cultural personality which had got distorted by various factors over the years. Of course, ये मैंने आपको बताया कि pride in your past culture, वो सब देखा गया. स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमने पढ़ा, how he took pride in our past. तो ऐसे हमने different reformists के बारे में पढ़ा है इसके पहले. तो this happened. एक national consciousness increase हुई. एक of course if there is pride in your own culture, उसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है कि तुम्हें एक वी बिलोंग टू दिस प्लेस, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होती है. सो दैट इज़ नेशनल कॉन्शियसनेस. नेशनल कॉन्शियसनेस अब आप देखेंगे कि ऑफकोर्स 1857 के बाद वो बढ़ना शुरू हुआ, और रिफॉर्म मूवमेंट्स का भी उसमें बहुत हाथ था ये नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाने में कि वो आर कंट्री इंडिया, आर रिच हेरिटेज, आर कल्चर, एंड इफ इट्स योर्स एंड इफ यू कैन सी द प्राइड इन इट, तो फिर देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑल्सो. जब आप किसी चीज़ पे प्राउड फील करते हैं तो आपको उसमें फिर कमियां ढूंढने में भी आपको यू डोंट फील इन्फीरियर, यू आर लाइक हाँ ठीक है, इसमें ये कम है, इसमें हम ये ठीक कर सकते हैं. देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट व्हेन देयर इज एक्सेप्टेंस. तो ये एक्सेप्टेंस आ गई थी. नेगेटिव एस्पेक्ट ये था कि ये सोशल बेस जो था वो काफ़ी नैरो था. एजुकेटेड और अर्बन क्लासेस जो हैं वही सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की तरफ अट्रैक्टेड थे. नीड्स ऑफ पेजेंट्री जो है और अर्बन पुअर है वो काफ़ी इग्नोर था. आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब प्रॉब्लम पैसा कमाना है, जब प्रॉब्लम पेट पालना है, तो इंसान सोसाइटी और उसके रिफॉर्म्स के बारे में नहीं सोच सकता. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. ओके. जब आप एक स्वीट पोजीशन में, एक स्वीट स्पॉट में है, जैसे कि मिडिल क्लास थी या अर्बन मिडिल क्लास थी उस वक्त, या एजुकेटेड मिडिल क्लास थी या एलीट पीपल थे, वो अपनी देयर इज़ अ सेंस ऑफ ओके सेटिस्फैक्शन इन देयर बीइंग. ठीक है, उनके पास है इनफ पैसा है, इनफ एजुकेशन है टू थिंक अबाउट द सोसाइटी. बट देयर इज़ अ सेक्शन जो कि पुअर है, ठीक है, जो पेजेंट्री है, जिन पे इतना एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, उनको
पहले अगर आपको किसी भी मूवमेंट में उनको इन्वॉल्व करना है तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी पड़ेगी. तो दीज पीपल वर अलूफ ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स. ठीक है, ये काफ़ी दूर थे, ये अपने प्रॉब्लम्स से ही इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे कि ये इससे काफ़ी दूर थे. ठीक है, मिस्टिसिज्म और सूडो साइंस की भी इसमें एंट्री हो जाती है. ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चीज़ जब कल्ट बन मतलब कोई भी चीज़ एक मूवमेंट जब वो एक पॉपुलर मूवमेंट बनता है, कई लोगों के लिए वो कल्ट बनता है. जब वो कल्ट बनता है तो हो सकता है कि उसमें अंधविश्वास आ सकता है, तो सूडो साइंटिफिक थिंकिंग आ सकती है. एनी थिंग कैन हैपन, राइट? It is out of your control because there is no one specific leader, there is no one nothing, there is no authority, there is no checkpoints. तो ये किसी भी रूप को धारण कर सकता है, राइट? तो मिस्टिसिज्म, सूडो साइंस, ये सब एंट्री हो जाती है. दीज आर सम ऑफ द लैकिंग्स और सम ऑफ द लूप होल्स इन द होल सिस्टम. ओके, एक और जो बुरी चीज़ हुई वो ये थी कंपार्टमेंटलाइजिंग हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, पारसीज एंड एलियनेटिंग अपर कास्ट हिंदूज विद लोअर कास्ट. हमने देखा केरला, साउथ इंडिया, मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया में लोअर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट मूवमेंट्स शुरू हुए, अगेंस्ट अपर कास्ट शुरू हुए, राइट? ऑल्सो दैट इज़ अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉट एवर वॉज हैपनिंग टू द लोअर कास्ट, राइट? वो इसीलिए हुआ था क्योंकि देर वॉज एक्सप्लॉयटेशन टूवर्ड्स द लोअर कास्ट. ठीक है, तो एक सेंस ऑफ दे वर्सेस आस हो गया यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पे एक साथ बातें नहीं हो रही हैं. ठीक है, कंपार्टमेंटलाइज हो गए हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स एंड पारसीज. वाई? क्योंकि आप यहाँ पे रिलीजियस कॉनोटेशन भी देखिए. जो मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स है उनको रिलीजन में भी रिफॉर्म लाने की कोशिश करनी पड़ी. पारसीज ने पारसीज में लाया, सिख पीपल ब्रॉट इन सिख्स, हिंदूज ब्रॉट इन हिंदूज, मुस्लिम्स ब्रॉट इन मुस्लिम्स. तो जो ये रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं इन्होंने अपने अपने रिलीजन में रिफॉर्म करने की कोशिश की. जब ये अपने अपने रिलीजन में रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो स्ट्रिक्टली शायद उसी रिलीजन के लोग हों, मोस्टली उसी रिलीजन के लोग हों. जैसे ब्रह्मो समाज में मोस्टली हिंदूज होंगे, पारसीज में जैसे हमने रहनुमाए सभा के बारे में पढ़ा था उसमें मोस्टली पारसीज थे, राइट? तो ये कंपार्टमेंटलाइज हो गया कि पारसीज एंड हिंदूज अलग अलग, राइट? तो दैट वाज अनदर नेगेटिव पॉइंट. आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में सिग्निफिकेंट एम्फेसिस था, लेकिन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी, साइंस, इस पे इनसफिशिएंट था एम्फेसिस. बाकी चीज़ों में कल्चर ऑन द होल और बाकी चीज़ों में तो था, बट लेकिन जो ये कुछ चीज़ें हैं लाइक आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, इन सब में एम्फेसिस नहीं था. ओके, दिस वाज अ नेगेटिव एस्पेक्ट, राइट? ऑल्सो बर्थ ऑफ कम्युनलिज्म कैसे होगा? हिंदूज कन्फाइंड देयर प्रेज टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड मुस्लिम्स टू मिडीवल हिस्ट्री. आप अगर पढ़ेंगे एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री तो आप ये लाइन को समझ जाएंगे कि वाई हिंदूज कन्फाइंड देयर प्रेज टू ancient Indian history, because we had great Hindu leaders at that time, okay, unparalleled leaders of that time. तो उसमें आपको एक sense of pride नज़र आती है. Whereas Muslims had great leaders during medieval times, Muslim leaders I'm talking about, okay. तो सबको अपने अपने religion के हिसाब से they were choosing their leaders, right? सो दैट इज़ वाई यू कैन से कि यहाँ पे एक नोशन ऑफ टू सेपरेट पीपल आ गया, एक कम्यूनल कॉन्शियसनेस आ गई, राइट? सो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट था कि कम्यूनल कॉन्शियसनेस यहाँ से रियलाइज होती है कि दे वर्सेस अस वाली एक फीलिंग, राइट? ऑल्सो ओवर एम्फोसिस ऑन रिलीजन, फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर. बात तो सही है. आप ये समझिए कि रिफॉर्म मूवमेंट्स एज अ सिविल सर्वेंट अगर आपको रिफॉर्म मूवमेंट की बात करनी हो, राइट, या आपको सोसाइटी में रिफॉर्म्स की बात करनी हो, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि विमेन एजुकेशन अगर आप बात करें, फॉर एग्जांपल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज की आप बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो ये सारे रिलीजन में होनी चाहिए, राइट? चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, वुमेन एजुकेशन होनी चाहिए. ये तो एक सोसाइटी का फैब्रिक है कि आपको ये सोसाइटी में पूरी ऑन द होल आपकी लिटरेसी रेट जो है सोसाइटी की हाई होनी चाहिए, आपका साइंटिफिक टेम्पर अच्छा होना चाहिए,
आपका women का एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी चाइल्ड मैरिजेस कम होनी चाहिए, राइट? पर्दा सिस्टम, सती, ये सब अबॉलिश करने के लिए जो एफर्ट्स हुए, तो ये अक्रॉस द सिस्टम हो सकता था, राइट? लेकिन ये रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन में कंपार्टमेंटलाइज होके हो रहा था, राइट? तो इसलिए जो है ओवर एम्फोसिस था रिलीजन पे, स्क्रिप्चर्स पे, टेक्स्ट पे। आप इस्लामिक जो हमने रिफॉर्म मूवमेंट्स देखे, उसमें हमने देखा कि कैसे कुरान की बात होती है। जब हमने हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स देखे तो हमने वहाँ पे हमारे वेद्स एंड अदर बुक्स, अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उनकी बात होती है, राइट? तो यहाँ पे रिलीजन की बात होने लगी और अंडर एम्फोसिस था ऑन सेक्युलर एंड मॉरल एस्पेक्ट्स। ओके, तो ये आपको समझना चाहिए कि ये उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। बाकी पॉजिटिव्स ऑलवेज वेड मोर। ऑब्वियसली रिफॉर्म मूवमेंट्स वर द वेकअप कॉल ऑफ दैट टाइम, ऑफ दोज टाइम्स, और बहुत इंपॉर्टेंट थे। और पॉजिटिव्स ऑब्वियसली उनका वेट बहुत ज़्यादा है नेगेटिव से। नेगेटिव मैंने आपको इसीलिए बताए हैं क्योंकि when you're writing an answer, you have to have a balance. You can't just go on saying only the good things, right, about anything that has happened. आपको उसमें प्रॉब्लम्स, आपको उसमें सोल्यूशंस, एक आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप उसके अच्छे एस्पेक्ट्स बताइए। कोई भी आंसर आप लिख रहे हैं उसके अच्छे एस्पेक्ट्स बताइए। उसके बाद आप उसमें जो लैकिंग थी उसके बारे में बताइए। उसके बाद आप अपने सोल्यूशंस बताइए कि आप कैसे उसको ठीक कर सकते थे। आप हिस्ट्री में तो सोल्यूशंस आप बता नहीं सकते बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड अनटिल अनलेस यूपीएससी आस्क्स यू टू गिव सजेशन। बट अगर आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स के बारे में आंसर्स लिख रहे हो तो भी आप, अगर आप पॉजिटिव्स बता रहे हैं तो आप बताइए कि what are the negatives, how to improve it, right? Have a rational thought, have an open mind. That is what I'll suggest, because also you are going to be a civil servant and also future of India. So all the best and happy studying.